नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorillaStudy.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में भारत की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट यानी पहला भाग ऋग वैदिक काल को समझा और उसकी एक एक जानकारी ली। ठीक है, ऋग वैदिक काल की अगर आपको जानकारी चाहिए या उसको कंप्लीट समझना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम वैदिक सभ्यता के जो दो पार्ट हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें उत्तर वैदिक काल को समझेंगे जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है वो रहा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और ये रहा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके बाद महाजनपदों का उदय होगा और इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम समझेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत के साथ ही जो 1000 ईस्वी पूर्व है इसकी शुरुआत में ही लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, और लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल के आर्यों का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन बदल दिया। ठीक है, इनके मान लो कंप्लीट जीवन में लोहे की खोज ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी, क्योंकि लोहे की खोज से जो ये लोहा है ये कठोर धातु है। ठीक है, इससे पहले ये अन्य औजारों का प्रयोग करते थे जैसे तांबा, टिन। इसके बाद जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही आर्यों ने लोहे की खोज कर ली और इस लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल के आर्यों के कंप्लीट जीवन में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, आर्यों का कंप्लीट जीवन बदल गया और इनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में ऋग्वैदिक काल से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गए। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की जानकारी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन की। तो इसके शुरुआत के साथ ही पहले ये बात पहले ही जान ले हम कि जो उत्तर वैदिक काल है इसकी कंप्लीट जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद व अन्य ग्रंथों से मिलती है और जो ऋग्वैदिक काल था उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, क्योंकि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में केवल ऋग्वेद का संकलन हुआ था। ठीक है, केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी और ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना गया है और वो जानकारी देता है केवल ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों की कंप्लीट जानकारी ऋग्वेद देता है, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें अन्य 3 वेदों, ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसकी रचना केवल ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदों की रचना हुई थी। ठीक है, बाद में वेदों का स्वरूप समझने के लिए वेदों की जटिल भाषा थी, जो संस्कृत भाषा थी वो जटिल थी। ठीक है, वेदों का स्वरूप क्या था, जटिल था, उसको सुलझाने के लिए अन्य ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, इनकी रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद व अन्य ग्रंथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, ये हमें जानकारी देते हैं उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के स्वरूप को, ठीक है, इन चारों वेदों की भाषा जटिल थी, इस भाषा को सरल बनाने के लिए इनकी रचना हुई बाकी के ग्रंथों की। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें बाकी के ग्रंथ देते हैं। ठीक है, इस समय समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को क्या कहा जाता था, कुल। ठीक है, इस समय समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल था। ठीक है, जो पारिवारिक व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल की वो बिल्कुल सेम थी किसके, ऋग्वैदिक काल के। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन परिवार और उत्तर वैदिक कालीन परिवार में कोई फर्क नहीं आया। वही सिस्टम अब था कि कई कुल मिलकर ग्राम बनाते और कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते और कई विश्व मिलकर जन बनाते, लेकिन जो अब जन थे उनका साइज बड़ा हो गया। ठीक है, जो जन थे मान लो 2 या 3 जन मिलकर एक जनपद का निर्माण करने लगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जिसको हम जन कहते, जो सबसे बड़ी इकाई थी इस समय की, कबीले को हम जन कहते, बड़े कबीले को, और वो इस समय बन गया जनपद। ठीक है, अब देखते हैं इस समय जो सबसे बड़ा चेंज आया समाज में वो आया वर्ण व्यवस्था में। ठीक है,
वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जाति आधारित हो गई। ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये ऋग्वैदिक काल में थी क्या, कर्म आधारित यानी कार्य पर आधारित, व्यवसाय पर आधारित। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जाति आधारित हो गई। यानी अब क्या चेंज आया, जो वर्ण व्यवस्था थी 4 वर्ण, इनका वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। ठीक है, 7वें मंडल में रचित पुरुष सूक्त से, और उसमें बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है यह उत्पन्न हुई थी परम पुरुष के शरीर से। परम पुरुष किसको माना गया है, ब्रह्मा को। ठीक है, यानी ब्रह्मा के शरीर से क्या उत्पन्न हुई, वर्ण व्यवस्था। ब्रह्मा के मुख से पुरोहित, हाथों से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। ठीक है, इनकी ये जो वर्ण व्यवस्था है यह उस समय क्या थी, कर्म आधारित। ठीक है, जो जिस कार्य में कुशल होता वह अपना वर्ण चेंज कर सकता था। ठीक है, यानी क्षत्रिय वर्ण में जन्मे अगर किसी बच्चे में मान लो अनुष्ठान कराने का टैलेंट होता, अनुष्ठान कराने का ज्ञान होता, तो वो अपना वर्ण चेंज कर सकता था। ठीक है, वो पुरोहित बन सकता था। शूद्र में अगर युद्ध लड़ने का टैलेंट होता तो वो क्षत्रिय वर्ण में जा सकता था। लेकिन इस समय उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था के नियम थे वो कठोर हो गए और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर किस पर आधारित हो गई, जाति पर। ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमारे सामने आते हैं वो इसी कारण आते हैं। ठीक है, वैदिक धर्म में आडंबरता आ जाती है, वैदिक धर्म बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण 2 अन्य धर्मों का उदय होता है और लोग उनकी तरफ भागते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी को एक समान मानकर अपने में शामिल करते थे। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। इस समय उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर हो गए थे। अब देखिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत। जो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो हुई थी उत्तर वैदिक काल में। यानी जो मनुष्य का पूरा जीवन है इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस समय उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी शुरुआत में जब वो शिक्षा ग्रहण करता उस समय तक रहता ब्रह्मचर्य। ठीक है, जब शादी हो जाती तो गृहस्थ में। ठीक है, और जब ब्रह्मचर्य में जो अगले बच्चे आए हैं उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको शिक्षा देने के लिए वो चला जाता किसमें, वानप्रस्थ में। ठीक है, वानप्रस्थ का समय जब आता मनुष्य के जीवन में तो वो जो अब नए बच्चे, मान लो नए लोग जो आए हैं ब्रह्मचर्य की अवस्था में, उनको शिक्षा देता। ठीक है, और जो संन्यास है यानी वो घर परिवार से दूर रहकर संन्यास यानी अपने मोक्ष की कामना करने लगे और भक्ति का मार्ग अपनाए। ठीक है, संन्यास यानी सन्यासी जीवन, परिवार से उसका उस समय कोई लगाव नहीं रहता। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ठीक है, और आश्रम कितने बताए गए हैं, 4। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो जाबाली उपनिषद है, इसमें सबसे पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला है। ठीक है, जाबाली उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला है। यानी मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, और इन 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिला, जाबाली उपनिषद में। ठीक है, अब आगे देखते हैं गोत्र व्यवस्था की शुरुआत। गोत्र व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र का अर्थ क्या है, जो ये गोत्र वर्ड है इसका शुरुआत जब हुई गोत्र की तो उस समय अर्थ था समूचे कुल का गोधन। यानी गोधन को, ये जो कबीले थे वो अपने संपूर्ण गोधन को, समूचे गोधन को एक जगह एकत्रित करके रखते थे। उस समय तक केवल गोत्र गोधन से संबंधित था, लेकिन बाद में यह गोत्र व्यवस्था का संबंध वंश परंपरा से हो जाता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति जिस कुल में जन्मा उसको एक गोत्र से संबंधित कर दिया और वो हमेशा जब आगे से आगे पीढ़ी बढ़ती जाती तो वो उसी वंश की रहती। ठीक है,
जो गोत्र है वो वंश से रिलेटेड हो गया, यानी जो व्यक्ति जिस वंश में जन्मा है उसके पूर्वज भी और उसके आने वाली पीढ़ियां भी उसी वंश से संबंधित रहेंगी। ठीक है। और गोत्र व्यवस्था की शुरुआत क्यों हुई? गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो ये कबीले थे इनमें शादियों में, मान लो इनकी शादियों में क्या आती थी, दिक्कतें आती थी, और इन्होंने रक्त की शुद्धता बनाने के लिए क्या किया कि जो भाई बहन है, उस समय भाई बहनों के आपस में विवाह हो जाते थे, और इसको रोकने के लिए, ठीक है, ताकि एक गोत्र में शादियां न हो सके जिसके गोत्र मिलते हो, और ये आज भी प्रचलित है। ठीक है। जब अपने भी जब शादी होती है इस समय भी तो गोत्र निर्धारित होते हैं। ठीक है। गोत्र मिलाए जाते हैं कि अगर गोत्र मिल गया तो उनकी आपस में शादी नहीं होती, उनका जो रिलेशन है वो भाई बहन का हो जाता है, अपने से अलग गोत्र में शादी होती है। आज भी यही जो प्रथा है ये चालू है गोत्र व्यवस्था की। और उस समय भी जो आपस में कबीले थे उनमें भाई बहन की शादी न हो, इस कारण गोत्र का निर्माण किया गया था, और इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है। गोत्र की शुरुआत क्यों हुई? रक्त की शुद्धता के लिए। और गोत्र का संबंध किससे? गोत्र का संबंध वंश परंपरा से। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट। ठीक है। इस समय महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी, ठीक है, यज्ञ कार्यों में शामिल हो सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और अपनी पसंद का वर चुन सकती थी, और इस समय उत्तर वैदिक काल में इनको कोई अधिकार नहीं रहा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार छीन लिया इनसे, और ये यज्ञ कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। इनका राजनीति से भी कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है। आगे हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति कैसी रही। तो महिलाओं की स्थिति में इस समय गिरावट आ चुकी थी, इनको शिक्षा लेने का अधिकार भी इनसे छीन लिया। ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। वैदिक कालीन शासन की सबसे बड़ी इकाई जन का स्थान जनपद ने ले लिया, यानी जो ऋग्वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल, उस समय जो शासन की सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन। ठीक है। यानी संपूर्ण कबीले को जन का नाम दिया गया था, और ये जन अब बन गया जनपद, यानी 2 कबीले मिलकर या 3 कबीले मिलकर एक जनपद का निर्माण करने लगे। और अगले ही वीडियो में हम देखेंगे कि महाजनपद ये बन जाते हैं। ठीक है। कई जनपद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? महाजनपद का। ठीक है। तब हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उत्कर्ष। ठीक है। जैसे मगध का उत्कर्ष। आगे देखते हैं, कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करते थे। ठीक है। कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करते थे। ठीक है। सभा व समिति, जो ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए सभा व समिति थी, उनका महत्व अब कम हो गया। ठीक है। अब उनको कोई नहीं पूछता था। ऋग्वैदिक काल में जो सभा व समिति में गांव के आम लोग आकर, महिलाएं आकर इनमें भाग लेती थी और सलाह देते थे राजा को कि कैसे शासन चलाना है, अब इनका सभा व समिति का महत्व कम हो गया और राजा का प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है। राजा ने अपनी शक्तियों में विस्तार कर लिया और सभा एवं समिति का महत्व कम हो गया। ठीक है। राजा का दैवीय अधिकार, यानी राजा ने अब यह साबित करना शुरू कर दिया कि भगवान ने उसको शासन करने के लिए भेजा है। ठीक है। यानी उसको हटाने से कोई उसको हटाए ना, जनता उस पर मान लो सवाल ना उठाए कि इसको हटाना चाहिए या नहीं। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जनता राजा को हटा सकती थी। ठीक है। राजा वंशानुगत तो होता था, यानी पिता के बाद पुत्र राजा बनेगा, इस प्रकार वंश परंपरा तो थी, वंशानुगत तो था, लेकिन उसको जनता हटा सकती थी। इस समय राजा का दैवीय अधिकार बन गया, यानी राजा ने यह साबित करना शुरू कर दिया कि जनता पर शासन करने के लिए भगवान ने उसको स्वयं भेजा है ताकि वह शासन कर सके। ठीक है। जो अधिकारी थे ऋग्वैदिक काल में, अधिकारी जिन्हें रत्नीन, ठीक है, रत्नीन कहा जाता था, इनकी संख्या इस समय बढ़ गई। ठीक है। अधिकारियों जिन्हें रत्नीन कहा जाता था, इनकी संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई और इनकी संख्या कितनी होगी? 17। ठीक है। नियमित कर की शुरुआत, राजनीतिक का जो जीवन है इसमें मेन पॉइंट क्या है? नियमित कर की शुरुआत, यानी जो ऋग्वैदिक काल में
कर जो था उसको बलि कहा जाता था, ठीक है, और स्वेच्छा से दिया गया कर बलि कहलाता। यानी ऋग्वैदिक काल में लोग अपनी इच्छा से राजा को जो कुछ बनता दे देते, ठीक है, उससे उसका खर्चा चलता था। लेकिन इस समय कर का जो सिस्टम था वो नियमित हो गया, ठीक है, कर नियमित हो गया, यानी उनको अब कर देना ही पड़ेगा, ठीक है। नियमित कर की शुरुआत, यानी अगर शासन में बढ़ोतरी हुई है, अगर राजा ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया है, अगर ज्यादा वो सेना इकट्ठी करेगा, ठीक है, ये लिख रखा है सेना की संख्या में बढ़ोतरी, जब उसने सेना बढ़ाई है तो उसका खर्चा भी चलाना पड़ेगा, उनको कुछ देना भी पड़ेगा, ठीक है। घोड़े हाथी जो भी बढ़ाए हैं उसमें, तो उनका खर्चा कैसे चलाया जाएगा? कर से। और अगर कर अपनी इच्छा से लोग देंगे, अगर लोग अपनी इच्छा से कर देंगे तो वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, ठीक है। तो एक नियमित कर की शुरुआत कर दी कि उपज का जो हिस्सा राजा को लेना है वह जनता को देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें लगभग 16वां हिस्सा, ठीक है, उपज का 16वां हिस्सा राजा को दिया जाता था, ठीक है। तो नियमित कर की शुरुआत हो गई। अब देखते हैं धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, ठीक है। इस काल में धार्मिक कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें हमने शुरुआत के साथ ही देख लिया कि जो उत्तर वैदिक काल है इसमें आडंबरों की शुरुआत हो गई, ठीक है। कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। धर्म का प्रमुख आधार स्तुति और आराधना की जगह यज्ञ बन गया, ठीक है। यानी धर्म करना, ठीक है, धर्म का जो हिंदू धर्म है, हिंदू वैदिक धर्म, इसका जो आधार है वो आराधना, ठीक है, आराधना और स्तुति यानी उपासना की जगह यज्ञ ने ले लिया। एक तो एक जगह बैठकर राम राम रटते रहें और एक अलग तरीका अपनाया जाए, यानी यज्ञ किया जाए ताकि भगवान जल्दी प्रसन्न हो। तो आडंबर इस समय शुरू हो चुके थे, ठीक है। धर्म का प्रमुख आधार स्तुति और आराधना की जगह यज्ञ बन गया, ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे। और ऋग्वैदिक काल के देवता थे इंद्र, अग्नि और वायु, ठीक है, इंद्र, अग्नि और वायु, और इनकी जगह उत्तर वैदिक काल में किसने ले ली? प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि और वायु, इसकी जगह अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु, रुद्र ने ले ली, ठीक है। पशु बलि की शुरुआत हो गई, यानी अगर भगवान को जल्दी खुश करना है तो पशुओं की बलि दी जाए, ठीक है, पशुओं के खून का छींटा लगाया जाए ताकि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए, ठीक है। राजसु, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ की शुरुआत, यानी अब इस समय राजा जब राज्याभिषेक करवाता, यानी कोई भी जब राजा बनता तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, ठीक है। राजसु यज्ञ जब राज्याभिषेक होता, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ यानी एक घोड़ा छोड़ दिया जाता अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि कोई राजा कितना शक्तिशाली है। अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ किया जाने लगा, यज्ञ किया और एक घोड़े को छोड़ दिया, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, राजसु, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। इस समय 3 यज्ञ जो सबसे बड़े यज्ञ थे, राजसु, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ की शुरुआत। उत्तर वैदिक धार्मिक कर्मकांडों की उपनिषद में निंदा की गई है, ठीक है। केवल जो उपनिषद हैं वो इस समय के जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, उपनिषद को इनकी निंदा करने वाला ग्रंथ बताया गया है, ठीक है। इन कर्मकांडों को उपनिषद ने गलत ठहराया है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन यानी उनका व्यवसाय, उनका जीवन यापन कैसे होता था। तो लोहे की खोज इस समय हो चुकी थी, शुरुआत के समय ही हमने देख लिया। और उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं इसमें लोहे को श्याम ऐश यानी काले रंग का ऐस्क, ठीक है, तो यानी लोहा, ठीक है, इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी। और लोहे के बढ़ते प्रयोग ने उत्तर वैदिक आर्यों के जीवन में क्रांति उत्पन्न कर दी, यानी इनका जीवन पूरी तरह बदल गया, क्योंकि इस समय जो इनका प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन की जगह कृषि बन गया, ठीक है। लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा
तो जो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया, कृषि। ठीक है, खेती करनी इन्होंने शुरू कर दी और प्राथमिकता किसको दे दी, खेती को। ठीक है, खेती में औजार कैसे प्रयोग होंगे, कठोर यानी लोहे के, और लोहे के बढ़ते प्रयोग ने इनको खेती में सुलभता प्रदान की। ठीक है, और इनका जीवन कंप्लीट बदल गया। अब देखते हैं व्यापार में वृद्धि। ठीक है, इस समय व्यापार में वृद्धि हो गई क्योंकि खेती की अगर शुरुआत हुई, ठीक है, खेती से अनाज का उत्पादन हुआ और इनके खाने के योग्य अनाज को छोड़कर जो बच जाता उसका लेन देन की शुरुआत हो गई। ठीक है, व्यापार में वृद्धि हुई, उद्योगों की शुरुआत। नॉर्मल सी बात है कि खेती करेंगे, अगर खेती से जो अनाज हमारे खाने योग्य है उसको छोड़कर अगर कुछ बच गया तो उसका हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। ठीक है, अगर हम बेचेंगे उसको तो क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। और अगर जब वो आगे जाएगा तो खेती क्या है, प्राथमिक व्यवसाय, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा, उस अनाज का कुछ बनेगा। ठीक है, तो उद्योग धंधे स्थापित होंगे। तो इस समय यही हुआ, पशुपालन की जगह कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि से जो अनाज इन्होंने मान लो वस्तु विनिमय की प्रणाली के द्वारा बेचना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, व्यापार की शुरुआत हो गई, व्यापार में वृद्धि हो गई। और व्यापार में वृद्धि हुई तो उद्योगों की स्थापना होना संभावित हो जाता है। ठीक है, उद्योगों की शुरुआत हो गई, धातु उद्योग, मृद भांड निर्माण उद्योग, शिल्प उद्योग, ये सभी क्या हो गए, शुरू हो गए। और वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय थी क्योंकि मुद्रा का प्रचलन अब तक नहीं हुआ था। ठीक है, और नगरीकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है, नगरीकरण की शुरुआत किस समय हुई, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यह था उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। अगले वीडियो में हम करेंगे महाजनपदों का उदय। ठीक है, महाजनपदों का उदय जिसमें मगध का उत्कर्ष भी आएगा। इससे पहले वैदिक जो धर्म है इसमें क्या आ जाता है, वैदिक धर्म में बुराइयां आ जाती है। ठीक है, तो इससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, बौद्ध धर्म व जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म व जैन धर्म का उदय, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई और जाति पाति के कारण लोगों ने यह सोचा कि अब कोई ऐसा धर्म मिले जिसमें हमें समानता मिले। ठीक है, तो इसी समय जैन धर्म व बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जैन धर्म के टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ गोरिजा स्टडी.9 पे।